हमें लगता है कि हमारा ये टॉपिक वीक है, हम लोगों को लगता है कि हमारा ये टॉपिक वीक है। टॉपिक वो नहीं वीक होता, कोई और टॉपिक वीक होता है जिसका हमें पता नहीं चलता। और इस एग्जाम्पल को याद रखना कि when you have to get out of the room, you don't have to start banging your head on every wall. You have to first find that door. वो इतना सिंपल है कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में completely done होता है, at least for both. It is so simple. I'm seeing this for the last 20 years. It is so simple. अगर वो हमारा कोड उस क्वेश्चन का क्रैक हो जाता है तो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, किसी बुक का कोई भी, IIT का कोई भी क्वेश्चन। क्या हम लोग ये देख पाते हैं कि जो tan इनवर्स x है, सच बताना, क्या हम लोग ऐसे देख पाते हैं, बाकी सब बातें सब बात नहीं, क्या हम ऐसे देख पाते हैं कि जो tan इनवर्स x या जो sin इनवर्स x या जो cos इनवर्स x है, क्या हम देख पाते हैं कि वो एक एंगल है? और हमारा क्या सबसे पहले ये विजन बनता है कि मेरे सामने tan इनवर्स x अगर आए लिखा हुआ तो मैं देख पाऊं कि वो एंगल है ये? बेटा सच बताओ, क्या हम लोग ऐसे देख पाते हैं? देखो, अगर नहीं देख पाते हैं ना तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1 मिनट के लिए भी शुरू नहीं हुआ अभी आज तक। बेटा मतलब बिल्कुल, अब ना देखो, अभी हम लोग एक इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पे भी हेजिटेट मत करना, क्योंकि देखो फिर तभी हमें कोई भी बेनिफिट होगा जो हमारे डिस्कशन है। इसलिए किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन ना रखना, बिल्कुल सच बताना, जो अपने ट्रबल्स हो वो सारे डिस्कस करना। और कोई बच्चा अगर मतलब देखो भी, आई कैन अंडरस्टैंड, कई बार फियर होता है सबके साथ बात करने में। अब जब हमने नॉन मेडिकल लिया तो बहुत ज़्यादा बार हमारा नॉन मेडिकल लेने का रीज़न ये होता है कि हमारा 10th में स्कोर बहुत अच्छा होता है मैथ्स में, या 10th तक जो हमारा जो मैथ्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। +1 में जब हम आते हैं तो तब हमें आके दिखता है कि मैथ्स जो है वो डिफरेंट हो गया। तो जब +1 में 11th में आते हैं, 12th में आगे देखते हैं तो फिर हम कहते हैं एक बार ये खत्म हो गया बस, और फिर आगे फिर हम ब्लॉक होने की करते हैं इनटू द सेम प्रोसेस। इसके बाद भी अगर हम जैसे अगर कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे तो BSc नॉन मेडिकल या सिमिलर किसी जोन में, तो अगर बिल्कुल बेसिक बात से शुरू करें, एंड मतलब बिलीव मी इन दिस थिंग, जो 11th 12th का जो मैथ्स है वो एक्चुअली जो हमने 10th में करा उतना ही सिंपल है, और एक्चुअली जेन्युइनली बहुत सिंपल है। तो अब जैसे कोई भी टॉपिक, मतलब आप लोग सब अवेयर हो, सब 11th 12th के बच्चे हो, तो इसलिए सबको टॉपिक वाइज पता होता है कि कहाँ पे क्या है, क्या डिफरेंस है। तो विदाउट गोइंग इनटू एनी फर्दर स्टोरी, उन टॉपिक्स के डिस्कशन पे भी आते हैं, पर सबसे पहले मतलब यू मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ इन द सेंस कि जो +1 +2 में जो अभी मैथ्स रखा ना, ये अभी शायद अभी थोड़ा पेनफुल साउंड कर रहा हो एज कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने नहीं रखा हुआ, पर कल को इसकी वजह से आप लोग कितने सारे एग्जाम्स दोगे जिनका आपका बेस केवल इसलिए बना होगा क्योंकि आपका भी मैथ्स में जो बेस है वो सही बन रहा है। जैसे कल को नॉन मेडिकल के अलावा, मतलब लेट अस अज्यूम कि हमने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अभी नहीं कर रहे, पर कल को जितनी भी फील्ड्स हैं, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कई बार हमारा एक्सपोजर अभी उस जोन में नहीं होता, पर अब जितने जो बिजनेसेस हैं, जितनी भी जो कुछ भी टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, सबका जो बेसिस है दैट इज थ्रू मैथमेटिक्स। हमें पता नहीं है अभी, जितना हम गूगल, फेसबुक, जो कुछ भी हम यूज़ करते हैं, मतलब कैन यू इमेजिन कि उन सबका जो बेसिस है वो सारा है बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग। पूरी तरह उसका जो बेसिस है दैट इज एक्चुअली मैथमेटिक्स। जो भी आप लोग करें, जो भी आगे प्रोबेबिलिटी करते हो, अभी मतलब 11th में करी होगी और 12th में भी होगी, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अभी देखो हमें पता नहीं चलता, अभी हम थोड़े से क्वेश्चन ही कर रहे हैं उसके बेसिस पे जितनी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो सारी की सारी मेडिसिन डिज़ाइन करते समय पहले प्रोबेबिलिटी निकलवाती हैं कि आगे से क्या चांसेस हैं कि मेडिसिन वर्क करेगी कि नहीं करेगी। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। कोई भी कंपनीज हम लोग देखते हैं, आप लोग जैसे कोई भी अगर ऐप यूज़ करते हो तो हमने देखा कि अगर हमने गूगल पे अगर किसी चीज़ को देखा तो हमें उसी से रिलेटेड चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या है कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को जज करते हैं। कैसे जज करते हैं? थ्रू मैथमेटिक्स। उसके थ्रू वो कैलकुलेट करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको ये कंटेंट पसंद आएगा। तो वो पूरी तरह रिलेटेड है। अब मतलब वी कैन डायरेक्टली कम इनटू द टॉपिक। सबसे पहले
द बेस्ट पार्ट इज दिस कि इफ यू हैव टेकन मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, तो अभी अगर वो थोड़ा पेनफुल भी साउंड कर रहा है, उस पेन को दूर करने पे बाद में बात करते हैं, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें समझ में आए कि मैथ्स को लेके सही काम करें। उसका एडवांटेज अब कल को आप लोग, बहुत सारे बच्चे अभी नहीं अवेयर होते, और विच इज़ स्टिल नॉट गुड एक्चुअली, क्योंकि अभी भी आप में से बहुत सारे बच्चे आई एम श्योर बहुत टैलेंटेड होंगे, पता नहीं चलता। तो अभी भी मतलब जो बच्चे 11th में भी हैं उनके लिए भी, और जो 12th में भी हैं अभी उनके लिए भी, मतलब दिस इज स्टिल द स्टेज कि आप लोग को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे IIT है, उसके लिए एक्चुअली अपेयर करना चाहिए। तो थोड़ा जो विजन है ना वो बड़ा करने की कर, कई बार नहीं होता, कई बार हमें पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि मैं नहीं कर रही, मेरे साथ वाले 4 बच्चे नहीं कर रहे, तो भी एज्यूम की सारी दुनिया नहीं कर रही, या ये हमारे बस के बाहर का है। तो ऐसा होता नहीं। कई बार आप लोग को नहीं पता, आप में से कई बच्चे बहुत हिडन टैलेंटेड हैं, पर कोई उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो इन दैट सेंस यू मिस आउट ऑन एग्जैक्टली ऑन दैट स्टोरी। 5 साल बाद आपको जाके रियलाइज होगा कि मेरे से तो हो जाता है, तो कोई काम ही नहीं था। तो अभी ना, अभी रियलाइज नहीं होता, इसलिए थोड़े ना ज़बरदस्ती अपने ड्रीम्स को बड़ा करो, कि उस चीज़ में ना थोड़ा अपना एंगल बड़ा करो, अपना होराइजन बड़ा करो, कि कुछ अनडूएबल नहीं है, कुछ कोई बड़ा काम नहीं है। जो IIT में जाते हैं, जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया में जाते हैं, वो आप लोगों से डिफरेंट नहीं होते। जैसे आप लोगों के मार्क्स आए वैसे उनके आए होते हैं। तो जस्ट बिकॉज कि उनका हल्का सा एक्सपोजर ज़्यादा है, उनकी बिल्कुल क्वालिफिकेशन नहीं बनती कि उनका एडवांटेज है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो जो कई बार जो गैप्स है ना, उसको फिल करने के लिए फिर पाथ बनाना शुरू कर पाओगे। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। और अगर अभी ऐसा नहीं करते, जिसका रीज़न ये होना चाहिए कि मैं वो नहीं करना चाहती, कि मतलब यू डोंट वांट टू डू दैट, दैट इज परफेक्टली ओके, विच इज परफेक्टली ओके, वो उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर आपका कहीं ना कहीं हिडन एम है, तो फिर नहीं छोड़ना चाहिए, फिर उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। 11th में भी, 12th में भी, और कम्प्लीटली डूएबल है, कम्प्लीटली डूएबल है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी काम है। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए बहुत अमेजिंग रैंक्स लेते हुए। इसलिए मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं है जो आप लोग करोगे, तो उस चीज़ को भी माइंड से हटाना पड़ता है। कल को इसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे डिसाइड करेंगे कि कंप्यूटर्स में कुछ करना है, MCA के एग्ज़ाम देने हैं या MBA के एग्ज़ाम देने हैं। तो उन सब का जो बेसिस है ना, वो अभी आपके मैथ्स की वजह से आपका एनालिटिकल जो स्किल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। तो जो बच्चे अभी जैसे कहते हैं ना कि दिमाग जितना यूज़ करो उतना शार्प होता है, तो आप लोग वो कर रहे हो अभी। तो बस अब दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि हम जो है वो अपने चॉइसेस राइट बनाएं, तो वो दैट वुड बी हेल्पफुल टू अस। सेकेंड स्टेप इज दिस कि चलो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी चॉइस राइट बन रही है, अब हमने ये करना है। सेकेंड स्टेप इज दिस कि अब वो करें कैसे। सेकेंड स्टेप इज दिस कि अब वो कैसे करें। जो उन्होंने डिसाइड करा, एक बच्चे को लगता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, उसके आसपास वाले भी सारे कहते हैं कि तू बहुत छाप है, पर वो उसके आगे कुछ कर नहीं पा रहा। दैट इज द सेकेंड स्ट्रगल कि वो क्या करे। तो उस स्ट्रगल के बारे में भी वी कैन डिस्कस। जैसे मैथ्स में कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से टॉपिक्स बुक में पोर्ट्रेड हैं वो उतने ऑकवर्ड हैं नहीं। जैसे मैथ्स में 11th 12th में भी ना, जिस तरीके से वो बुक्स में पोर्ट्रेड है कि मतलब आई नो ऑल द टॉपिक्स, उसमें जैसे वो बुक्स में कई बार बताए गए होते हैं, वो हमें देख के लगता है कि हमारे बिल्कुल तारे ज़मीन पर पे जैसे वो ईशान अवस्थी के साथ हुआ था, तो हम लोग उस जोन में आ जाते हैं कि ये क्या मतलब, ये तो हमारे बिल्कुल बस के बाहर का है। तो एक्चुअली ऐसा है नहीं। अब मतलब जिस तरीके से अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, वैसे की ही कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें समझ में आ जाए कि कोई भी टॉपिक जो है उसका बेसिस क्या है। वो है सेकेंड स्टेप की रिक्वायरमेंट। तो किसी भी टॉपिक पे बात करें, मतलब अब बिल्कुल हेजिटेट करें बिना, अपने टॉपिक वाइज भी स्ट्रगल हो, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। अगर आप लोग अपने साथ वाले बच्चों को आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक आपका वीक है, तो उससे कुछ जाना नहीं, क्योंकि उनको बाद में पता चल जाना जब मार्क्स आने, तो उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब टॉपिक वाइज भी स्ट्रगल बोलो। जैसे मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ बच्चे फंसते हैं। जैसे अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री करी होती, तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल हमें रात को मतलब उठा देता है कई बार कि, और उसका रीज़न क्या होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ना हमारा बेसिस रॉन्ग होता है। बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कर लिए, मतलब विच इज़ द मेन पार्ट, मतलब फॉर्मूले कर लिए तो हमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले करना इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। जैसे सोचो हमने ABCD कर ली, तो ABCD करने से हमें ऐसे लिखना नहीं आता, वैसे ट्रिग्नोमेट्री करने से हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मतलब उसके जस्ट फॉर्मूले करने से। फॉर्मूले इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट, तो वो आपको वैसे याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है।
आपको वैसे याद होने चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है। उसके बाद जो क्वेश्चंस का एग्जीक्यूशन है वो है इसमें मेन पार्ट। जैसे कुछ टॉपिक्स 11th के हैं जिनका मैंने नाम ही रखा हुआ है कि वो लर्निंग बाय डूइंग वाले टॉपिक्स हैं, जिसमें से एक रोल ट्रिग्नोमेट्री का है, एक प्रोग्रेशन हमने करा होता है, इसमें APGP और आगे कंपटीशन में HPB होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आपके सिलेबस में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? या बेटा वो आगे स्पेशल सीक्वेंसेस होता है, वो समेशन ऑफ n स्क्वायर समेशन ऑफ n क्यूब, वो सारा जो कंप्लीट सेक्शन है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। और अगर हमें वो सही से अगर ठीक से अगर हमें आता हो तो जो हमने स्कूल की बुक में करा वही कंपटीशन का सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं होता, वही सिलेबस है। कैन यू सी IIT तक वही सिलेबस है। तो लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको वहीं पे नहीं आता स्कूल के एग्जाम में। तो आपका ना टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए कि मेरे स्कूल के एग्जाम में अकेले मार्क्स आए, जो कि इंपॉर्टेंट टारगेट है, पर वहाँ से आपके स्टेप्स राइट करने शुरू हो जाते हैं कि हमारा लॉजिक राइट हो। पर टारगेट आपका बड़ा होना चाहिए कि मेरा कॉम्पिटिशन क्लियर हो और मेरे साथ साथ मतलब आई शुड बी एक्सेलिंग इन माई क्लास, तो दैट शुड बी द टारगेट। तो अब जैसे ये दो टॉपिक्स की हमने बात करी है, वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11th का वो कंसेप्चुअल टॉपिक वो अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो उस पर एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाए फिर उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा दैट इज मतलब पॉसिबिलिटी की वो हो जाए किसी भी लेवल में। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेक्शन है। अब ऐसे ही जो 12th के बच्चे उन्होंने कैलकुलस अभी रिसेंटली हैंडल करा होता है, मैक्सिमम मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रल्स। तो जिस लेवल पे अभी आप लोग स्कूल की बुक्स में उसको हैंडल कर रहे हो ना, दिस इज द मोस्ट बेसिक जोन। पर जो मोस्ट बेसिक जोन है उसको कहते हैं बेस। तो अगर हमारा बेस अगर स्ट्रांग हो तो उसके ऊपर ही बिल्डिंग बनती है। तो सारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो उसी बेस से शुरू होता है। तो कोई बच्चा अगर मेरे को आके कहता है कि मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन है पर मेरे स्कूल के एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे क्लियरली पता होता है कि इसकी कोई IIT की तैयारी नहीं होगी। क्योंकि मतलब अगर इसका स्कूल का एग्जाम का बेस ही नहीं क्लियर तो इसका वहाँ पे कहाँ बनेगा कुछ। क्योंकि इन जनरल जो अच्छे बच्चे आप में से बहुत सारे होंगे तो उनका बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, जो अच्छा कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, उनको टारगेट दिया होता है मैंने अपने पास जो प्रिपरेशन के टाइम पे कि 3 घंटे का जो बोर्ड की पेपर की जो प्रिपरेशन है, जो अटेम्प्टिंग है, वो 2 घंटे में हो जानी चाहिए कम्प्लीटली। तो 1 घंटा स्पेयर बचना चाहिए। और मतलब हर साल बच्चे ऐसा कर लेते हैं, मतलब इट इज़ अ वेरी डूएबल थिंग कि 2 घंटे में बोर्ड का पेपर कंप्लीट, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट। तो बिल्कुल रिविजन के साथ 10 मिनट और लगा लो, तो तब भी 50 मिनट सेव हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है क्वेश्चन हमसे हो जाने हैं। इसलिए जो स्कूल का सिलेबस जो अभी आप लोग फर्स्ट लेवल पे फेस कर रहे हो, दैट इज सो बेसिक एंड सो इजी इन एनी ऑफ द टॉपिक्स। पर हमें राइट नोट पकड़ना आना चाहिए कि हम क्या करें। मतलब बिल्कुल जैसे मेरी कई बार बात होती है कि अगर सोचो हमें रूम से बाहर निकलना है तो सबसे पहला टास्क क्या है कि हम ढूंढे कि डोर कहाँ पे। अगर हम बोलें कि हम हर दीवार पे जाके अपने हेड को बैंक करके शुरू कर दें चेक करना कि क्या यहाँ से निकल सकते हैं, तो हमें लगेगा कि हमने मेहनत तो बहुत करी पर हम निकले नहीं। पर पहला स्टेप क्या था कि ढूंढो कि डोर कहाँ पे। वो सबसे इजी स्टेप था तो हम लोग वो मिस कर जाते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो जो एग्जैक्टली टारगेट होना चाहिए वो वहाँ से शुरू होना चाहिए कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बनी, फिर उसको हैंडल करो। तो +2 का सिलेबस तो है, मतलब आई कैन वाउच फॉर कि वो इतना सिंपल है कि 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कम्प्लीटली डन हो जाए, एटलीस्ट फॉर बोर्ड्स। इट इज़ सो सिंपल। और मतलब आई एम सीइंग दिस फॉर द लास्ट 20 years। इट इज़ सो सिंपल। और जो हर साल बच्चे होते हैं वो ऐसा कर लेते हैं, कहते हैं इस साल टाइम बहुत लग गया। क्यों? क्योंकि 2.25 घंटे लगते हैं, 45 मिनट्स फिर भी बच गए और 100 मार्क्स आए होते हैं। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बेटा अब मेरे को टॉपिक वाइज स्ट्रगल बोलो, हेजिटेट मत करो, टॉपिक वाइज स्ट्रगल बोलो, कोई खराबी नहीं। बताओ बेटा कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल, कहाँ पे ब्लॉक होते हो, वी कैन डिस्कस। क्योंकि देखो मतलब दोबारा ये ऐसे की डिस्कशन नहीं होगी तो फिर बाद में जाके सोचो कि मैं पूछ ही लेती। हेजिटेट नहीं करो। सर जैसे डिफरेंशियलिटी या डेरिवेटिव्स उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, उसके बेसिस पे मेरे से डिफरेंशियल इक्वेशंस भी नहीं हो पाती, क्योंकि वो चल रहा है क्लास में टॉपिक और मेरे से वो हो ही नहीं रहा। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है ना, देखो बेटा मतलब आप समझना, जो डेरिवेटिव है और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो नहीं रिलेटेड। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा और बहुत अच्छा हुआ, देख ये स्ट्रगल बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिस है ना वो इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव जो है ना, जो डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएशन को सेपरेट वो है।
डिफरेंशियल इक्वेशन अगर देख के अगर तेरे को ऐसा लगा तो बहुत बड़ी रिस्क 1 मिनट में स्ट्रगल दूर हो गई, बिकॉज यू टुक दिस करेज टू आस्क। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, उसका कंप्लीटली जो बेसिस है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें कहता है कोई सॉल्व करो, तो अगर किसी ने सिंपल हमें वेरिएबल सेपरेबल की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर दी, तो हम एक्चुअली उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जो हमारी ब्लॉकेज है वो कहाँ पे होगी, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में नहीं होगी। अब जो इंटीग्रेशन है ना, वो इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग स्टोरी। इंटीग्रेशन में ना, इंटीग्रेशन अब बहुत सारी वजह से, मतलब अब इन ऑन अ सिमिलर नोट, जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बट 11th में लिमिट्स आपके सिलेबस में जो 11th में ना, उनके लिए लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर हमें लिमिट सही आता होगा तो कल को 12th में जब आप लोग बोर्ड्स में क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन फेस करोगे, 100% आपके वो मार्क्स बनते हैं बिकॉज ऑफ लिमिट्स। 100% कि अगर आपको लिमिट्स आता है 11th का, तो क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी आपके लिए बिल्कुल, सोचो एग्जामिनर ने आपको प्लेट में रख के मार्क्स दिए, इट इज सो सिंपल अगर हमें लिमिट्स आता है तो। अब गड़बड़ क्या होती है कि हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है कि हमारा ये टॉपिक वीक है, हम लोगों को लगता है कि हमारा ये टॉपिक वीक है। टॉपिक वो नहीं वीक होता, कोई और टॉपिक वीक होता है जिसका हमें पता नहीं चलता। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम लोगों ने फॉर्मेट्स करे, जैसे जो सबसे बेसिक फॉर्मेट है वो वेरिएबल सेपरेबल है। उसके अलावा जो बाकी अगर हमने होमोजेनस वाला फॉर्मेट कराया होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कराई होगी, वो सब जो है वो कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल होते हैं। वो कन्वर्टेबल टू वेरिएबल सेपरेबल होते हैं, पूरी तरह वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो ब्लॉकेज है वो इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स में ना, मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है और इसको ध्यान में रखना। डिफरेंशिएशन में अगर अपनी बुक में ना आप जाके इस लाइन को नोटिस करना, जिन्होंने डिफरेंशिएशन करा है 12th वाला, 11th में तो बिल्कुल जस्ट फॉर्मूले ही बताते हैं। 12th का जो डिफरेंशिएशन है उसमें क्लास में मैं 20 टाइम्स रिपीट करता हूँ कि डिफरेंशिएशन के चैप्टर में डिफरेंशिएशन कोई काम नहीं। डिफरेंशिएशन आप लोगों ने फिजिक्स में भी कई बार बिल्कुल शुरू में कर लिया होता है, क्योंकि अगर उसमें अल्टीमेटली क्या, यूवी रूल करा, एन/डी फॉर्मूला करा और चेन रूल करा, तो उसमें किसी भी लेवल तक डिफरेंशिएशन में उसके बाद कुछ नहीं है काम। तो फिर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आईआईटी तक आते हैं तो हमारे ब्लॉक कैसे होते हैं। तो डिफरेंशिएशन में सारी जो अल्टीमेटली जो गेम प्ले होती है ना, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। किसी को पता नहीं है। डिफरेंशिएशन में 100% जहाँ पे लोग ब्लॉक होते हैं, आप लोग नोटिस करना डिफरेंशिएशन में जिन बच्चों ने अटेम्प्ट करी हुई है, वो नोटिस करना कि वो हमें कहते हैं कि ये y है, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है, वो कहते हैं प्रूव दिस एक्सप्रेशन। तो हमारा dy/dx तो बन जाता है, पर वो प्रूव नहीं होता। तो फिर हम लोग dy/dx निकालने में थोड़ी ब्लॉक हुए, हम उसको सिंप्लीफाई करने में ब्लॉक हुए। तो लोगों को पता नहीं चलता डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन कोई काम नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग वही बनती है जो लिखा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन में कभी आप लोग डिफरेंशिएशन में नहीं फंसते, डिफरेंशिएट तो कर लेते हो पर वो बनता नहीं। तो वो बनाने की हमें समझ चाहिए कि उसको कैसे बनाना है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन में अगर स्ट्रगल है ना, तो इसको इस रिवर्स प्रोसेस को नोट करना कि डिफरेंशिएट करना तो मुझे आता है, फिर एग्जामिनर की अगर मतलब इफ यू हैव एक्सेस टू द बुक्स और अभी अगर डायरेक्टली कोई और एक्सेस नहीं है, तो ये नोटिस करना कि डिफरेंशिएशन में आप लोग कभी डिफरेंशिएशन में ब्लॉक नहीं होते। वो तो हमने कितनी बार कर लिया है, एन/डी फॉर्मूला हमें आना चाहिए, चेन रूल अगर हमें राइट आ गया तो आपकी टर्म बन जाएगी। जो प्रूव करने को कहा गया वो प्रूव नहीं होता, तो फिर हमारी गड़बड़ कहीं और है, पर कहीं किसी बुक में लिखा ही नहीं हुआ, तो हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं। हमें लगता है कि सेम जगह पे हम फंस गए, फिर हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमारे लिए हुआ था, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बुक की भी गलती है, वहाँ लिखा नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन तो काम ही नहीं है, वो तो सबका हो जाना है। और इतने साल से वो आईआईटी में जितने क्वेश्चंस हैं वो इस बात के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं। स्कूल के एग्जाम जो बुक्स में, जो बोर्ड में एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मतलब 6 मार्क्स वाले भी 2 मिनट्स के होते हैं। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये कैसे हैंडल होगी, उसके बाद अगर डेरिवेटिव्स में ट्रबल है ना, तो अब जाके देखना कि डेरिवेटिव तो मैं कर ले रही हूँ, डिफरेंशिएट तो मेरे से हो जा रहा है, वो नहीं बन रहा। या डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ट्रबल है, तो अगर वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद देखना कि हमसे इंटीग्रेट नहीं हो रहा, तो हम तो ब्रेक हो गई। सो ये 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जैसे डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये तीनों चैप्टर ऐसे हैं कि मतलब देख के वो होता है कि होने नहीं हमसे, सिर्फ फॉर्मूले डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते होते हैं
और जब उसको सम को सॉल्व करने में नहीं वो होना ही नहीं, हम बस वही छोड़ देते हैं, मतलब एक स्टेप करके वही छोड़ते हैं कि ये हो ही नहीं रहा। बड़ा जैसे डेरिवेटिव में ना, मतलब जो बच्चे 12th के हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, जो 11th के हैं वो याद रखें। डेरिवेटिव में ना ये किसी को पता ही नहीं है कि डेरिवेटिव में आपकी कभी स्ट्रगल, एग्जैक्टली आई एम रिपीटिंग द सेम लाइन, डिफरेंशिएशन नहीं है। ऐसे जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, इंटीग्रल कैलकुलस में जो मेरी फर्स्ट क्लास होती है, फर्स्ट क्लास पूरी क्लास 1 घंटे की क्लास, 1-1.5 घंटे की क्लास में मैं केवल ये करवा रहा होता हूँ कि इंटीग्रेशन में क्या नहीं करना, इंटीग्रेशन में क्या नहीं करना। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन में हम लोग ऐसे के स्टेप्स करते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन में चेन रूल है, इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो एक बच्चे को लगता है कि क्योंकि उसमें चेन रूल है तो हमारे माइंड में इंप्रेशन बनता है इंटीग्रेशन में भी चेन रूल लगाने का। वो है नहीं, वो होता ही नहीं है, ना ही उसमें कोई एनवाईडी फॉर्मूला है। अब क्योंकि वो दोनों नहीं है तो इंटीग्रेशन बहुत स्टेप वाइज प्रोसेस है। और उसमें ना, जैसे मैंने नाम रखा हुआ है, अगर ये नाम याद रह जाए, जैसे हमने बचपन में ना मेजेस एक गेम होती है रास्ता ढूंढो वाली, होता है ना, खरगोश को वहाँ तक कैरेट तक पहुँचाओ। तो जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सोचो कि एग्जैक्टली हम रास्ता ढूंढना ट्राई करते हैं, किसी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें दिखता है यहाँ से तो रास्ता बंद है, तो हम दूसरे रास्ते से शुरू होते हैं। इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, अगर ये बात याद रहे और रिलेट कर पाओ, एग्जैक्टली वो गेम हम किसी अटेम्प्ट से ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन में ना, जैसे मतलब ये भी नाम रखे हैं, ऐसे कोई नाम है किताबों में। एक इंटीग्रेशन में मैंने स्टेप का नाम रखा हुआ है आइस ब्रेकिंग स्टेप। इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट स्टेप है, अगर वो हमारा कोड उस क्वेश्चन का क्रैक हो जाता है, उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। किसी बुक का कोई भी, IIT का कोई भी क्वेश्चन, उसमें पहला स्टेप है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और हमने वो ट्राई करके देखना होता है। जैसे वो खरगोश को रास्ता पहुँचाने वाली गेम, कि क्या यहाँ से लेके जाएंगे तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो छोड़ दो, दूसरे से अटेम्प्ट करो। जितने भी टॉपिक्स हमने आज तक और करे होते हैं, उसमें क्या होता है, हम कुछ करना शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेशन में हमने प्रोसेस को चेंज करना पड़ जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ऐसा, तो हम ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। इंटीग्रेशन में हम गलत कंक्लूजन पे जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसमें बड़ी नॉर्मल बात है कि मैं कुछ ट्राई करूँ और मेरा नाम, तो मैं कुछ और ट्राई करूँ, तो हमें ये पता नहीं होता। किसी चैप्टर में और ऐसा नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन टफ लगता है, क्योंकि हमें गलती से उसमें चेन रूल लगाने का मन करता है। बच्चे कहते हैं मैंने चेन रूल लगाया, मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा, वो है ही नहीं। तो पहला दिन, पूरा दिन जो पहला दिन टास्क होता है वो ये कि इसमें कोई चेन रूल नहीं, तो ज़बरदस्ती ना होगा। पहले दिन हमें समझ में आना चाहिए कि हमने अगर इस कमरे से बाहर जाना है तो बाहर निकल के जोर से दीवार पे छलांग मारेंगे तो सुपरमैन नहीं बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इंटीग्रेशन स्ट्रगल होती है, आई नो दिस थिंग। और मतलब उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है वो भी उस पर भी आता हूँ, पर आई नो कि मतलब दिस इज द स्ट्रगल, और क्यों स्ट्रगल है वो भी एग्जैक्टली ये स्ट्रगल होती है। और कौन सा टॉपिक बोला था? 11th का, बड़ा वो अभी भी है, 12th में वर्ड्स है, 12th में वर्ड्स है। अच्छा बेटा, जैसे ना मेरे पास कोई बच्चा एक बार मतलब ऐसे आया किसी लेट स्टेज पे, मतलब कितने बच्चों ने इनवर्स, कितने बच्चे 12th वाले हैं? चलो हैं बहुत सारे बच्चे 12th वाले। क्या हम लोग ये देख पाते हैं कि जो tan इनवर्स x है, सच बताना, क्या हम लोग ऐसे देख पाते हैं, बाकी सब बातें सब बात नहीं, क्या हम ऐसे देख पाते हैं कि जो tan इनवर्स x या जो sin इनवर्स x या जो cos इनवर्स x है, क्या हम देख पाते हैं कि वो एक एंगल है? और हमारा क्या सबसे पहले ये विजन बनता है कि मेरे सामने tan इनवर्स x अगर आए लिखा हुआ तो मैं देख पाऊँ कि वो एंगल है ये। बेटा सच बताओ, क्या हम लोग ऐसे देख पाते हैं? देखो अगर नहीं देख पाते हैं ना, तो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 1 मिनट के लिए भी शुरू नहीं हुआ अभी आज तक। अगर इफ यू आर नॉट एबल टू सी कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सारे एंगल हैं, अगर हम ऐसे नहीं देख पाते उनको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा शुरू नहीं हुआ। हम केवल अभी उसको क्रॉस कराने की कर रहे हैं, कुछ सेट पैटर्न के क्वेश्चंस को देख के, और वही प्रे कर रहे हैं कि एग्जाम में आ जाए, और वो आ भी जाते हैं। तो इसलिए हमें पता नहीं चलता और हमारा साल भी क्लियर हो जाता है, बोर्ड में भी आई एम श्योर बहुत बच्चों के नंबर आ जाते हैं, पर हमें कभी वो टॉपिक नहीं पता चलता। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। तो अगर सोचो y अगर tan x था
तो डायरेक्टली y अगर tan x है तो जो x है वो y अगर tan x है तो उसमें x क्या होता है, कोई एंगल। तो x क्या होता है, tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स y एक्चुअली क्या बना, वो एंगल वापस। इसलिए tan इनवर्स ऑफ x या tan इनवर्स y या मतलब फॉर दैट मैटर sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, वो सारे कोई एंगल होते हैं। जब आप लोग मतलब पहले दिन पहली क्लास में ये पहली अंडरस्टैंडिंग है कि हम लोग देख पाए कि sin इनवर्स x ये तो एंगल A है, या जो cos इनवर्स x है वो एंगल B है, या जो tan इनवर्स x है वो एंगल C है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद उसके किसी भी क्वेश्चन की जड़ में हम जाना शुरू करते हैं कि ये कहाँ से बना है, तो हमें पता नहीं चलता एक्चुअली जो स्ट्रगल है वो क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपकी स्ट्रगल है तो आप उसी बुक में केवल ये विजन से देखना शुरू करना कि जितने भी फॉर्मूले बने उनमें से एक भी याद करने की जरूरत नहीं होती। वो सारे फॉर्मूले हमें पहले से ही आते होते हैं, कोई भी सब इधर कोई भी अगर वो बोलोगे फॉर्मूला तो उसको मतलब अभी मेरे पास यहाँ पे बोर्ड नहीं, लेकिन 1 मिनट में वो फॉर्मूला में रियलाइज हो ये तो याद ही नहीं करना, ये तो हमें पहले ही आता था, 11th में करा हुआ। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें केवल ये विजन पकड़ना है कि दे आर ऑल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल्स एक्चुअली। आज अब जब अगर जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर ब्लॉक हो उसमें केवल ये देखना बड़ा मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इसलिए जो भी टॉपिक में ट्रबल है वो मतलब बिल्कुल खुल के बोलना, उसमें कोई रिलेटेड करने की जरूरत नहीं है। उसमें हर टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई बहुत काम की बात निकलेगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मतलब आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, और मतलब जैसे लोगों की अकेली ब्लॉकेज ये होती है कि उनको ये नहीं पता चलता कि सबसे इस काम को सिंपल कैसे करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उसको सिंपल तरीके से देखने का तरीका क्या है कि उसको देख पाओ कि वो एंगल होता है। तो मैं लिखता है कि वो तो एंगल सिंपली एंगल ए, तो कोई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बोले तो उसको पढ़ो कि वो एंगल ए प्लस एंगल बी है। तो फिर हमारा विजन बनता है कि एक्चुअली उसको हैंडल कैसे करना है। तो अभी क्योंकि ऐसे देख नहीं पाते, और मतलब आई हैव सीन स्टूडेंट्स कई बार मतलब क्रैश कोर्स में बच्चे आते हैं tan इनवर्स x को सोचते हैं कि 1/tan x है, tan की बार -1 लिखा हुआ। अगर हम वो बाई चांस अगर कोई अगर आप में से ऐसा है तो वो बिल्कुल इस विजन को हटाएं। tan इनवर्स x एक एंगल है A, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सारी जो गड़बड़ की जड़ है इस चैप्टर में वो यहाँ से, सारी जो गड़बड़ की जड़ है वो यहाँ से होती है। बेटा कब, अब बहुत बच्चों को तो बोर्ड भी आने वाला है, कब है? मार्च के उसमें। बेटा अब और टॉपिक वाइज बताओ कि कहाँ ब्लॉक है। सर परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पर परमेंटेशन लगेगी, कहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगी। बेटा मतलब इस टॉपिक का ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछा है तुमने। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको याद रखना, क्योंकि जैसे जिस तरीके से ना हमारे सामने मैथ्स प्रेजेंटेड है ना, तो मतलब हमें पता नहीं चलता। जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है ना, सोचो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में ना सोचो अगर कोई भी रिसेंट कोई बहुत अच्छी मूवी बताओ, जैसे अब शोले मूवी का सबने नाम सुना होता है, तो शोले मूवी का नाम अगर सोचो किसी ने कालिया रखा होता, उसमें मतलब कालिया वो जस्ट अ कैरेक्टर इन बिटवीन द मूवी, मतलब छोटा सा कैरेक्टर, तो क्या वो इतना इंपॉर्टेंट था कि पूरी मूवी का नाम उस पर रखा जाए? तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में जो सबसे बड़ी मिस्टेक है उस चैप्टर का नाम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट काम नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक में जो मेन गेम प्ले करने वाली है वो एक्चुअली है स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी बिल्डिंग मतलब ऐसे हमने कभी ऐसे सुना नहीं होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कोई काम नहीं है, इट इज सो सिंपल। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर पूछा है तो उसको याद रखना, जब कभी हमें केवल सेलेक्ट करना हो तो हमने तब अगर केवल सेलेक्ट करना होता है तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। जब हमें सेलेक्ट करना होता है एंड उसके बाद अरेंज भी करना होता है, पहले सेलेक्ट करना होता है उसके बाद अरेंज भी करना होता है, हमें 2 स्टेप्स में काम करना पड़े, तो तब उस केस में परम्यूटेशन आता है। अगर हम चाहें तो परम्यूटेशन ना भी यूज़ करें, हम पहले सेलेक्ट कर लें थ्रू कॉम्बिनेशन और बाद में उनको अरेंज कर लें, तो फिर परम्यूटेशन हम कभी यूज़ ना भी करें तो भी उसके बिना भी काम हो जाता है, जस्ट थ्रू कॉम्बिनेशन। पर इस चैप्टर में यू ऑल आर नॉट अवेयर, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बड़े रूप में आ जाता है प्रोबेबिलिटी में, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना आने की वजह से हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आता।
अगर ब्लॉक होते हो ना, तो उसकी जो जो जड़ है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी नहीं आता, मतलब लिमिट्स नहीं आता। अगर प्रोबेबिलिटी में ब्लॉक्ड हो, एक्चुअली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता, तो वो उसकी जड़ है, उसका जो जो रूट कॉज है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा स्ट्रगल ये है कि चैप्टर का नाम ही झूठ है। जो मेन जो इस टॉपिक में जो मेन काम है दैट इज स्टोरी टेलिंग, किसी को पता नहीं, तो वो सब लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फंस जाते हैं। सबसे जो कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये कि मुझे पता नहीं चलता कि कब परम्यूटेशन यूज करना है और कब कॉम्बिनेशन। तो जब कोई जो बच्चे इस डिस्कशन में रह जाते हैं ना, उनका आगे प्रोबेबिलिटी फंस जाती है। तो कहने मतलब एक्चुअली जो मेन गड़बड़ है वो क्या कि हमें ये पता चले कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कोई काम नहीं है, मेन काम क्या है कि हमसे कहानी नहीं बनती क्वेश्चन की, वो है मेन टास्क इस चैप्टर। हाँ बेटा, अगला। सर अभी जैसे आपने बताया कि जिस बच्चे को डेरिवेटिव्स या ये चीज़ नहीं आती है उसको लिमिट्स में प्रॉब्लम आती है, प्लस वन में हमने की। क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी। हाँ सर, मैंने ये भी ट्राई करके देख लिया कि चलो अगर मेरे को लिमिट्स नहीं आती तो प्लस वन का दोबारा वो खोलूँ, उसको पढ़ूँ, दोबारा उस पर जाऊँ प्लस वन क्लास में, और मैंने वो चीज़ भी ट्राई की। उसको मैं किस हद तक करूँ कि वो चीज़ मेरे मतलब सही है। हाँ, फिर तो उसको पूरा ही करना शुरू कर दूँ, मतलब पूरा एक भी उसको लिमिट